everyone. I am Sunita Vairagi. I am teaching biology in Madhya Pradesh in Mandla district, Government Higher Secondary School, Madhupuri. Today I want to take a module which is very important for NEET purpose. टाइटल ऑफ टॉपिक इज जेनेटिक्स. आज का टॉपिक है जेनेटिक्स. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे जीवन से कनेक्टेड है. जेनेटिक्स जो है, ये वर्ड सबसे पहले बेंसन साइंटिस्ट ने उपयोग में लाया था. इसकी उत्पत्ति देखें तो इसके हम 4 लेटर देखते हैं. 4 लेटर जो है GENE, जीन. जीन शब्द का उपयोग जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था. तो जीन का अर्थ होता है जो अनुवांशिकी की इकाई होते हैं, जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को या पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं. तो क्वेश्चन ये होता है कि अनुवांशिकी क्या है. जेनेटिक्स को हम अनुवांशिक विज्ञान भी कहते हैं. क्या है अनुवांशिकी? जनरली जब आप देखते हैं आपके घर में कोई नया बच्चा आता है या आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो आप उसको यदि अच्छे से वॉच करते हैं, कोई भी देखने आता है, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि किसकी तरह दिखाई देता है. तो कोई बोलता है माँ की तरह आँखें हैं, पिता की तरह बाल हैं, नाक जो है दादाजी से मिलती जुलती है. डिफरेंट गुण जो है सब उसमें रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं. तो क्यों ये गुण जो हैं वो छोटे बच्चे में आते हैं या किसी जीव में उसके पैतृकों के गुण आते हैं, किसके द्वारा आते हैं, ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं? तो जेनेटिक्स जो है वो जीन से बना हुआ है. यदि हम उसकी उत्पत्ति देखें तो इसका अर्थ जेनेसिस भी होता है. जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण. तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अनुवांशिकता क्या है. जेनेटिक्स में हम 2 का अध्ययन कर रहे हैं, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता. तो वह शास्त्रीय वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम जीवों में पाए जाने वाली अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो अनुवांशिकी विज्ञान है, जेनेटिक्स है, इनके जनक कौन है? किसने सबसे पहले इसके बारे में सोचा? किसने हमको इससे इंट्रोड्यूस किया? कौन इसके पायोनियर हैं? किसने इसका प्लेटफॉर्म रखा है? तो जॉन ग्रेगर मेंडल. जॉन ग्रेगर मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, उनको पायोनियर कहा जाता है, जिन्होंने इस विज्ञान का प्लेटफॉर्म रखा और महत्वपूर्ण अभूतपूर्व उनका योगदान है इस विज्ञान को विकसित करने में. अब हम देखें कि अनुवांशिकता क्या होती है. जीवों में पाई जाने वाली वह घटना जिसमें पैतृक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं. जीवों में जो पैतृक गुण हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं. दूसरा है विभिन्नता. जीवों में विकसित होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को हम कहते हैं विभिन्नता. तो सारे गुण जो है हमारे पूर्वज से मिलते नहीं हैं, कुछ हमारे भी भिन्न गुण होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं विभिन्नता, जो अलग अलग कारकों
जीवों में विकसित होते हैं वे आनुवांशिक गुणों से भिन्न होते हैं। विभिन्नता को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो विभिन्नता को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है आनुवांशिक विभिन्नता। आनुवांशिक विभिन्नता वे परिवर्तन हैं, जीवों में पाए जाने वाले वे परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उसे हम कहते हैं आनुवांशिक विभिन्नता। दूसरा है वातावरणीय विभिन्नता। वातावरणीय विभिन्नता वे परिवर्तन हैं जो वातावरणीय परिस्थितियों के कारण विकसित होते हैं, जैसे प्रकाश है, नमी है, ताप है, भोजन है, ये वातावरणीय कारक है। ये ऐसे परिवर्तन हैं जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते हैं, अर्थात इनकी आनुवांशिकता जो है वह संभव नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। तीसरा हम देखते हैं कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता क्या है? कायिक से समझ में आ रहा है कि वह विभिन्नता जो कायिक कोशिकाओं में विकसित होती है उसे हम कहते हैं कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता हम लैमार्कवाद में भी देख सकते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत को, अपनी थ्योरी को एक नाम दिया है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी कायिक परिवर्तन, जीवों में क्रमशः कायिक परिवर्तन। लेकिन वे कहते हैं कि कायिक परिवर्तन आनुवांशिक होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, परंतु वीजमैन नाम के वैज्ञानिक ने इसका अपोजिशन किया, इसका विरोध किया कि कभी भी कायिक परिवर्तन जो है वह पीढ़ीगत नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। चौथा हम देखेंगे जर्मिनल विभिन्नता। जर्मिनल विभिन्नता क्या होती है? जर्मिनल विभिन्नता वह विभिन्नता है जो जर्मिनल कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में विकसित होती है और यह आनुवांशिक होती है। ये विभिन्नताएं, ये परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते जाते हैं। तो ऐसी विभिन्नताओं को हम जर्मिनल विभिन्नता कहते हैं। ये 2 भागों में पुनः बांटी जा सकती है, सतत विभिन्नता एवं असतत विभिन्नता। तो सतत विभिन्नता किसे कहेंगे? सतत विभिन्नता का मतलब होता है जो क्रमिक होती है, क्रमशः होती चली जाती है। इसको अभी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मात्रात्मक और संख्यात्मक। मात्रात्मक, संख्यात्मक। मात्रात्मक में आ जाएगा जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, आकार का बढ़ना, ये क्रमशः होता है। संख्यात्मक में आ जाएगा जैसे कि हमारे अंगों की संख्या में कोई परिवर्तन यदि हो रहा है तो ये संख्यात्मक में आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं गेहूं के बाली में दानों की संख्या में परिवर्तन हो जाना, ये संख्यात्मक आ जाएगा। असतत विभिन्नता। असतत विभिन्नता जो है उसमें रेगुलरिटी नहीं है, वह लगातार क्रमशः चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। कुछ विभिन्नताएं ऐसी होती हैं जिनमें लक्षण जो है अचानक से प्रकट हो जाते हैं। ऐसी विभिन्नताएं म्यूटेशन से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं? म्यूटेशन से संबंधित होती हैं। अब हम देखेंगे कि विभिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों विभिन्नताएं शरीर में विकसित होती हैं, जीवों में विभिन्नता के क्या कारण हैं। केवल आनुवांशिक गुण ही काफी क्यों नहीं है, विभिन्नताएं और देखने को क्यों मिलती हैं? तो इसके कारण है गुणसूत्रों में परिवर्तन। हमारी प्रत्येक कोशिका के नाभिक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र जो है हर एक जीवों में संख्या में निश्चित रहते हैं।
हैं। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो यदि वो संख्या में परिवर्तित हुए, 46 से 45 हो गए या 47 हो गए, बढ़ गए, तो हमारे शरीर में विभिन्न लक्षण विकसित हो जाएंगे जो कि विभिन्नता को जन्म देंगे। जीन में परिवर्तन, गुणसूत्रों में एक निश्चित स्थान पर जीन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोकस कहते हैं। जीन जो है वो पेयर्ड होते हैं और ये जीन्स जो है एक निश्चित व्यवस्था में, रैखिक व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। तो जीन की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है जीन डुप्लीकेट हो जाए, उनका डुप्लीकेशन हो जाए, वो संख्या में बढ़ जाए, हो सकता है जीन डिलीट हो जाए, उनका विलोपन हो जाए, हो सकता है जीन की व्यवस्था परिवर्तित हो जाए। तो उसके कारण भी जीवों के शरीर में विभिन्नताएं विकसित होती हैं। तो इस तरह से ये कारण है विभिन्नता के कि किस कारण से जीवों में विभिन्नता विकसित होती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से किस वैज्ञानिक ने इस आनुवांशिक विज्ञान में अपना योगदान दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि जॉन ग्रेगर मेंडल को जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इसका प्लेटफॉर्म रखा। तो जो जनक है जॉन ग्रेगर मेंडल है, उनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ऑस्ट्रिया में सिलिसिया नामक जो ग्राम है वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने ये शुरू से ही अपने पिता के साथ गार्डन में काम करते थे, तो ये पौधों की तरफ बहुत आकर्षित थे। और यदि हम अनफॉर्चुनेटली कहें तो उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई और एक मॉनेस्ट्री में वो पादरी बने, ऑस्ट्रिया ब्रुन में। और उस मॉनेस्ट्री के गार्डन में उन्होंने मटर पर 14 वर्ष तक कार्य किया और अपने कार्य को उन्होंने 1866 में एक सोसाइटी जो बहुत सिंपल थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी उसका नाम था, उसके द्वारा अपने कार्यों का प्रकाशन कराया। और लगभग 1869 में उनकी डेथ हुई। लेकिन उनके जीते जी उन्हें इसका श्रेय नहीं मिल पाया, ना ही उनको जनक के रूप में इस जगत में पहचान मिली। तो क्या कारण थे कि उन्हें उनके वर्क का प्रतिफल उस समय नहीं मिल पाया? कारण ये था कि वो बहुत ही साधारण शिक्षक थे। दूसरा, वे किसी रॉयल सोसाइटी के सदस्य नहीं थे। तीसरा, उनके प्रयोगों में जो उन्होंने डाटा प्रस्तुत किए थे वे जटिल थे। लोगों की समझ से परे थे। उसी समय चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक प्रकाशित की थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसका विषय जो है अत्यंत रोचक था। तो लोगों का आकर्षण जो है वह ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि चार्ल्स डार्विन की लिखी हुई बुक थी, वहां पर गया और उन्होंने इस वर्क को, मेंडल के वर्क को किसी भी तरह की कोई भी उनको तवज्जो नहीं मिली या उनके कार्य को रिकॉग्निशन नहीं मिली,
कोई पहचान नहीं मिली। तो ये कारण थे कि करीब लगभग हम कह सकते हैं 36 वर्षों तक उनके कार्य को नहीं देखा गया। इसके पश्चात 1900 में उनको पहचान मिली जब उनके प्रयोगों को पुनः 3 वैज्ञानिकों ने करके देखा, पुनर्खोज हुई। एरिक वॉन सरमेक, कार्ल कॉरेंस एवं ह्यूगो ड्रीवीज। इन 3 वैज्ञानिकों ने फिर से मेंडल के जितने भी प्रयोग थे उनको पुनः दोहराया और सही पाया। सही पाने पर उन्होंने 1900 में पुनः इसका प्रकाशन करवाया। तब जाकर मेंडल के वर्क को एक रिकॉग्निशन मिली, पहचान मिली और उन्हें जनक की उपाधि दी गई। अब हम देखते हैं कि मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए। 14 वर्षों तक उन्होंने मटर पर प्रयोग किए। अब क्वेश्चन ये आप कहेंगे कि प्रकृति में तो अनेकों पौधे हैं, अनेक पेड़ हैं, तो उन्होंने मटर का ही सिलेक्शन क्यों किया? मटर का नाम है, वैज्ञानिक नाम आप देखेंगे, पाइसम सटाइवम। क्यों मटर का ही उपयोग किया? क्योंकि उसमें कुछ विशिष्ट गुण थे। पहला गुण था कि वह द्विलिंगी पौधा है। दूसरा गुण था कि उसका जीवन चक्र छोटा है। जीवन चक्र छोटा होने से वे कम समय में ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन कर सके। तीसरा है उसमें विपर्यायी लक्षण अधिक थे। चौथा, उसमें जो एक पेटल है जो कि आकार में बड़ा है, एक पंखुड़ी जो कि आकार में बड़ी है, जिसे स्टैंडर्ड कहा जाता है, ध्वजक कहा जाता है हिंदी में, वह जनन अंगों को छुपाकर रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। जिसके कारण पर परागण नहीं हो पाता। तो कौन सा परागण होता है? तो होता है उसमें स्वपरागण, और शुद्ध मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। अर्थात शुद्धता को मेंटेन किया जा सकता है। पांचवा क्या हो सकता है? पांचवा हो सकता है कि इसमें इमस्कुलेशन सरल होता है। अब इमस्कुलेशन का अर्थ क्या होता है? पुंकेसरों को हटाने की क्रिया। क्यों हटा रहे हैं हम? किसके लिए हटा रहे हैं? पर परागण हेतु, जिससे हम जिस पौधे का परागण लाना चाहते हैं, जिसे हमने सिलेक्ट किया है, उसे उस पुष्प में हम डाल सकें, पर परागण कर सकें। इसीलिए इतने विशिष्ट उसमें गुण हैं, इसीलिए उन्होंने
पायसम सटाइरोन अर्थात मटर का उपयोग किया। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिक विज्ञान क्या है, विभिन्नताएं क्या होती हैं, जॉन ग्रेगर मेंडल कौन हैं, उन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया और क्यों मटर पर ही प्रयोग किया, उनके कार्य को 36 वर्षों तक किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो इस तरह से हमने आज आनुवांशिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की। जरूर कई बार इस वीडियो को देखेंगे, इस क्लास का अध्ययन करेंगे तो आपको नेचुरली जो जेनेटिक्स सबको कठिन लगता है वो आपके लिए आसान होगा।